हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है सेल वाले चैप्टर का, उसको आप देखोगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारी उन सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बनता है जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी कि कोई एक फंक्शन करेगा, फिर उसको दूसरा मॉडिफाई करेगा, तीसरा और उसका अलग फंक्शन करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को मिला के हम क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे पहली वाली जो है हमारी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी वाली है हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरी वाली है लाइसोसोम और चौथा वाला है हमारा वैक्यूल। इन चार से मिलकर बनता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? चारों के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है एक दूसरे से इनके फंक्शंस जुड़े हुए हैं, तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, चारों को मिला के। अब इनके फंक्शंस कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके फंक्शंस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं वो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल में है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाती है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये होता है अटैच, और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और जिन पर राइबोसोम होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ये कहेंगे हम। ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेस जो होता है, अंदर वाले स्पेस को जो इनके अंदर पाया जा रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ये जो है ये ल्यूमिनल रीजन होता है। दो रीजन पाए जाएंगे, ये ल्यूमिनल, LUMINAL, इसे ल्यूमिनल रीजन कहते हैं, जो इनके अंदर पाया जा रहा है। और जो इनके बीच में पाया जा रहा है, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके जो बीच में पाया जा रहा है, इस वाले को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। जो साइटोप्लाज्मिक वाला रीजन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स के बीच में पाया जा रहा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स के अंदर वाला जो रीजन पाया जा रहा है, अंदर जो पाया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनल रीजन। ये दो हमारे रीजन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, दीज आर द टू टाइप्स, SER एंड RER। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या काम करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये हमारा लिपिड बनाने के काम करता है, फैट बनाने का काम करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स जहां पर ज्यादा निकलते हैं, ऐसी ग्लैंड्स में जो लिपिड वाले हार्मोन्स ज्यादा निकलते हैं, वहां पर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। और
जहां पर प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ये लिपिड बना रहा है और या फैट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा प्रोटीन बना रहा है। ठीक, इनके फंक्शंस हो गए, इनके टाइप्स हो गए। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवर किसने की थी। पोर्टर ने इसकी डिस्कवर की थी, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। इसकी डिस्कवर पोर्टर ने की थी। अब दूसरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। प्लांट्स में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। दूसरा वाला हमारा कौन सा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और डिक्टियोसोम इन प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। वैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडी है। इसकी जो डिस्कवर की है वो कैमिलो गोल्गी ने की, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। ठीक है, अब ये कैसे है, इससे फंक्शन में रिलेटेड कैसे, जिसे हम एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट कह रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बात ये आती। तो ये जो है इसकी आपस में बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं बड़ी बड़ी, इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडी। ठीक, अब सिस्टर्नी के दो पार्ट होते हैं। पहला वाला जो है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला था। पहला वाला दो हिस्से होते हैं, एक फॉर्मिंग फेस और एक मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस को हम सिस फेज भी कहते हैं और मैच्योरिंग फेस को हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। तो फॉर्मिंग फेस जो पाया जा रहा है वो ये वाला पाया जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ वाला रीजन, फॉर्मिंग और सिस रीजन या सिस फेज। और ये जो पाया जा रहा है मैच्योरिंग और ट्रांस, मैच्योरिंग और ट्रांस फेज। तो ये देखिए भैया, ये हमारे जो ऐसी बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी कह रहे हैं। सबको मिला के हम क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्लांट्स में इसका नाम डिक्टियोसोम दे रखा है, इसका रूप ही है डिक्टियोसोम। और ये जो है ये ट्यूब्यूल्स यहाँ पर न्यूक्लियस की तरफ यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाला जो रीजन है उसे हम फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो रीजन है उसे मैच्योरिंग फेस और ट्रांस फेस भी कहते हैं, ट्रांस फेस। अब क्यों कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, यहां मैंने स्मूथ के सामने बनाया है तो ये इधर भी पाए जाते हैं, ऐसे इधर भी पाए जाते हैं। ऐसी वाली बात नहीं कि स्मूथ के आगे ही ये पाए जाते हैं।
तो यहाँ से छोटी छोटी वेसिकल्स आती हैं और वो टूट के वो किस में जुड़ती रहती है, हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जुड़ती रहती है। ये जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस मटेरियल का जो उसमें भर के आ रहा है वेसिकल्स में, उनका मॉडिफिकेशन का काम करता है। जैसे आपको पता है कि एक किसी एजेंसी में टाटा वाटा का ट्रक देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, टाटा एक कंपनी जो बनाती है। जब टाटा का जो ट्रक अगर आपने देखा होता है तो कंपनी सिर्फ उसका इंजन बना देती है और पीछे वाला जो रीजन है वो बना देती है। पीछे वाला यानी कि एक पहिए जो जाते हैं वहां तक का रीजन बना देती है। आपने अगर रोड वगैरह पे देखा होगा तो आगे एक ही सीट होती है ड्राइवर के बैठने की, वो और ट्रक वाला मेन वाला रीजन नीचे वाला बना देती है। अब उसका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है किसी दूसरी जगह पर, फर्दर मॉडिफिकेशन होता है उसका दूसरी जगह पर। मॉडिफिकेशन कैसे होगा भैया, वहां पर बॉडी बनाई जाती है, फिर उसको अलग अलग कलरफुल दिया जाता है। उसकी पीछे वाली जो बॉडी पे लिख दिया जाता है नेशनल परमिट है, हम दो हमारे दो, ये भी लिख दिया जाता है पीछे, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, नजर लगा जूता खा, ये सारी चीजें लिख दी जाती है। फर्दर मॉडिफिकेशन कहीं और जगह होता है, बना कहीं और जगह, बना टाटा कंपनी। सेम यहाँ पर ये बात आएगी कि ये जो है यहाँ पे मटेरियल बन कहाँ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फर्दर मॉडिफिकेशन हो कहाँ रहा है, वो हमारा गोल्गी बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी जो है ये मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि सब्सटेंस को मॉडिफाई करेगी। सब्सटेंस अब कौन रहेगा, हमारा प्रोटीन रहेगा या लिपिड रहेगा, एक तो सब्सटेंस रहेंगे, उसे फर्दर मॉडिफाई करता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स फर्दर मॉडिफाई करता। ठीक, अब ये हमारा सेकंड वाला रीजन था, उसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। थर्ड वाला जो आता है वो है लाइसोसोम। थर्ड वाला है, इसकी जो डिस्कवर की है C.D. दुबे, क्रिश्चियन D. दुबे ने इसकी डिस्कवर की है, C.D. दुबे। अब लाइसोसोम क्या होते हैं ये क्या काम कर रहा है, मैंने बताया था ट्रक बन कहीं और जगह रहा है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है ट्रक को, मान लीजिए यहाँ पर। इसका फर्दर मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने और उसको मॉडिफाई कर दिया गोल्गी बॉडी ने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। तो उससे यहाँ से फिर मैच्योरिंग फेज से छोटी छोटी वेसल्स निकलती और इनमें जो है एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं, अब वो क्या काम करते हैं, वो सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ से बन के आ रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बन के आ रहे हैं। छोटी छोटी वेसल्स के फॉर्म में, गोल जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिनमें भरा हुआ है, यानी गुब्बारे जैसे, जिनमें गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बहुत छोटा, जिनमें हमारे ये एंजाइम्स भरे हुए हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सब्सटेंस को तोड़ने में हेल्प करते हैं और ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हमारा प्रोटीएजेज है, प्रोटीएजेज प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीएजेज है हमारा, एमाइलेज है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ठीक है, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, लाइपेजेज कहेंगे, जो लिपिड को तोड़ने में हेल्प करता है। न्यूक्लिएजेज कहेंगे, न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में हेल्प करता है, डीएनए और आरएनए को तोड़ने में हेल्प करता है। तो सीधा सीधा ये चार लिख लेते हैं। एमाइलेज की है कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस
लैपेज। ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये इन चार को तोड़ने में, ये चार तरह के मेनली हो सकते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस को तोड़ने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम के अगर एंजाइम यहाँ पर फट जाए, ये बाहर निकलेंगे या फिर हमारी उसी जगह जाएंगे जहां पर मटेरियल ज्यादा, उसकी जाके फट जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं, जो हमारे लाइसोसोम में भरे हुए हैं, लाइसोसोम फट जाए यहाँ पर कहीं, यहाँ पर फट जाए सेल्स में के अंदर, अगर बहुत सारे लाइसोसोम फट जाते हैं तो सेल में जो भी पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, उनको डाइजेस्ट करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं सेल की। अगर किसी को सुसाइड करनी है तो अपने अंदर लाइसोसोम को फाड़ ले तुरंत, ओम स्वाहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हमारी वॉलंटरी एक्शन नहीं है, कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, है ना। तो ये तो पर्टिकुलर सेल में है, तो अगर ये पर्टिकुलर सेल में लाइसोसोम एंजाइम फट जाते हैं तो ये उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब हमारी जो बात आती है, ये तीन हो गए हमारे, इनके फंक्शंस आपस में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे। अब आगे की जो कहानी है, चौथा एक और आता है जिसका नाम क्या है हमारा, वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में देखते हैं। वैक्यूल जो पाई जाती है, ये खाली खाली जो स्पेस आता है, ये इससे वैक्यूल बनती है। जब कुछ नहीं आता, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं भरा हुआ होता, तो उसे क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ठीक। अब वैक्यूल जो होती है उसमें जो अंदर जो भरा हुआ होता है, वाटर भी भरा हुआ होता है उसमें, अंदर सैप भी भरा हुआ होता है, और हमारे एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी भरे हुए होते हैं वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल में की जो मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल की, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन। और वैक्यूल के अंदर जो भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप। ये कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट भी काम करती है, यानी कि यहाँ पर वाटर कम है और तो ये कम से भी अपने अंदर वाटर को खींच सकती है। तो वैक्यूल में ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट की पाई जाती है, वाटर की पाई जाती है सेल की। प्लांट सेल की अगर बात करें तो ये वैक्यूल में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते चले जाते हैं, तो वैक्यूल बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। तो लगभग 90% हिस्सा सेल का कौन कंज्यूम करती है, वैक्यूल कंज्यूम करती है। कुछ प्रोटिस्ट की बात कर लें, जैसे हमारा अमीबा है। अमीबा जिस तरह से खाना लेता है अपने अंदर, उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल के से ये अमीबा और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स, वो प्रोटिस्ट होते हैं जो फूड वैक्यूल की हेल्प से अपना खाना लेते हैं। जैसे माने ये हमारा ये अमीबा, अब यहाँ पर फूड मटेरियल आया तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बने जाएगा अमीबा का, यहाँ पर फूड मटेरियल को अपने अंदर कर लेगा। फिर फाइनली ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये जो बन जाती है इसको हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी वैक्यूल से भी निकाल सकते हैं। एक्सक्रीटरी वैक्यूल होती है जिससे ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि अपने सब्सटेंस एक तरह की वैक्यूल में भरते रहेंगे और उसे बाहर की तरफ लाएंगे और बाहर से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए। तो ये हमारी वैक्यूल भी इन्हीं से फॉर्म होती है मेनली। तो ये हमारा क्या हो गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा, जिसमें आपने चार चीजें पढ़ी। पहली वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी वाली गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरी वाली है लाइसोसोम और चौथी वाली हमारी वैक्यूल। इन चार के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आपने जाना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होने के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसकी डिस्कवरी के बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है, यहां देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो डिस्कवरी की है वो कॉलिकर ने की थी, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ठीक, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। अब ये जो एक सी बेंटा साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। नेम बायोब्लास्ट, गिवन बाय सी बेंटा, कार्ल बेंटा। डिस्कवरी की कॉलिकर ने, एक्सप्लेन ज्यादा कॉलिकर नहीं कर पाया। सी बेंटा साइंटिस्ट आया, उसने इसके बारे में थोड़ा सा बताया और इसको नाम दे दिया बायोब्लास्ट। अब कॉलिकर बड़ा गुस्से में हुआ और ये जो है एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था अल्टमान, और अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेम माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय अल्टमान। अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। जब इसने इसका नाम बदल दिया तो कॉलिकर को गुस्सा आया, यार मैंने इसकी डिस्कवरी की, इसका नाम ही बदल दिया। तो अब क्या हुआ, अल्टमान ने कहा कि हम बदला लेंगे इसका, और उसका नाम क्या रख दिया फिर फाइनली, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ना तो उसकी देखी और न ही हमारी कॉलिकर की देखी, ना ही बेंटा की। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट से जुड़े हुए होते हैं। अब ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, क्या इसका स्ट्रक्चर है। और ये एक सेल है, इस सेल में और भी सेल ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लियस वगैरह और भी पाए जाते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो फोकस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो जगह पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो जगह पाई जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लेयर पाई जाती है, ये जो खाली जगह जो पाई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, अब आपको यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपको कौन सी मेम्ब्रेन बड़ी दिखेगी, बाहर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ी है या फिर इनर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ी है? हकीकत में क्या है, असलियत में इनर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ी है, वो फोल्डेड हो रखी है और वो अंदर आ रखी है।
जैसे हम किसी कंबल को किसी बॉक्स में रख देते हैं फोल्डेड, लेकिन बॉक्स बड़ा है कि कंबल बड़ा है? कंबल बहुत बड़ा है लेकिन उसे फोल्ड करके हम बॉक्स में रख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा बड़ी है और फोल्डेड फॉर्म में ज़्यादा इसको स्पेस प्रोवाइड करती है, जो यहाँ पे रिएक्शन होंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करने की एक जगह है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम जिस तरह इसी के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहां पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी की फॉर्म है, तो यहां से एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी एंजाइम पाए जाते हैं और इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये दोनों ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को कराने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। वो भी कौन से टाइप के होंगे? 70S टाइप के राइबोसोम होंगे, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं। सेम राइबोसोम हमारे यहाँ पर होंगे। इस सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप के पाए जाते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में, और मैं बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट में, जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसका, और ये हमारा किसमें हेल्प करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ये उंगली जैसा फिंगर्स जो है ना, उंगली जैसे फिंगर्स जो ये लगे हुए होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। बहुत सारे वो क्रिस्टी कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टा। तो ये और देख ली, ये क्या है हमारा? क्रिस्टा। ठीक है, बाकी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी कंप्लीट हो जाती है। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इसकी डिस्कवरी किसने की थी ये देख लिया, और ये काम क्या करता है, वर्क क्या करता है, ये भी हमने देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को जो डबल करता है वो कैसे करता है? फिजन प्रोसेस से करता है। फिजन का मतलब होता है ये दो पार्ट में छोटे छोटे में टूट जाता है, एक अलग बन जाता है, एक अलग बन जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल जैसा भी होता है, पिलर लाइक भी होता है, अलग अलग शेप का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं बजाय नॉर्मल सेल के। अगर हम स्टमक सेल की बात करें तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम है, मसल सेल्स में ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी हमें मसल सेल्स में ज्यादा चाहिए होती है। अब बात आती है हमारी प्लास्टिड की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? शिम्पर। ये दिख रहा है आपको? शिम्पर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ठीक, SCHIMPER। ये प्लास्टिड जो है ये कहां पर पाए जाते हैं? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, और प्रोटोजोआ में वो जो है प्रोटिस्ट्स में एक स्पेशल तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम यूग्लिनोइड्स कहते हैं। यूग्लिनोइड्स में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं, और ये अलग अलग कलरफुल भी होते हैं और अलग अलग काम भी करते हैं। प्लास्टिड जो है सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। ठीक, अब यहां पर ये देखेंगे कि प्लास्टिड हमारे कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टिड मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? आपको पता है, क्लोरोफिल होता है, इसमें वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ये ग्रीन कलर के होते हैं ये, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो जाएगी और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो जाएगी। इनमें बहुत छोटे छोटे सिक्के जैसे आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे जिसको हम क्या कहेंगे?
थाइलेकोइड। और बहुत ज्यादा ये सिक्के सिक्के जैसे स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। और बहुत ज्यादा ग्रेनम को मिला के क्या बनता है, ग्रेना बनता है। ठीक, इन बहुत ज्यादा ग्रेनम को हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। जैसे ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, इनको हम क्या कहेंगे, ग्रेना। ठीक है, अब ग्रेना हो गया। ये आपस में ग्रेनम एक बहुत पतली थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं। इनके अंदर जो स्ट्रोमा लैमेली हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने में हेल्प करते हैं। ये जो खाली जगह जो पाई जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और ये तो देख सकते जानते ही आप, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसमें अपना खुद का डीएनए भी पाया जाता है, ये खुद का डीएनए भी है। कुछ हमारे एमआरएनए भी पाए जाते हैं, देखे गए हैं ये। और इनमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। सॉरी, ये हमारे क्या हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से टाइप के पाए जाएंगे, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। तो ये थाइलेकोइड जो है, थाइलेकोइड को अगर काटें सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को, तो ऐसा निकलता है अंदर जो खाली जो चीज पाई जाती है, इसमें खाली जो स्पेस पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। और यही ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ये, और जिससे फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये किसका टाइप था, एक प्लास्टिड का टाइप था। दूसरा वाला जो है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा, और इसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। ठीक, अब हमारे दूसरे तरह के भी हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है हमारा, क्रोमोप्लास्ट। दूसरे टाइप के जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमो का मतलब कलर, ये कलरफुल प्लास्टिड है। इनमें जो कलर होगा कौन सा होगा, वो सिर्फ ग्रीन कलर होगा। और ये जो होते हैं, ये कलरफुल प्लास्टिड होते हैं। येलो भी होंगे, रेड भी होंगे, ये ऑरेंज भी होंगे। तो इनमें अलग अलग हमारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे कि अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे इनमें जेंथोफिल पाया जा रहा है, वो हल्का सा येलो कलर, ऑरेंज कलर देता है। कैरोटीन पाया जा रहा है, तो कैरोटिनॉइड्स और पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट हमारे कलरफुल होते हैं, और मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लावर वाले रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे तो अलग अलग कलरफुल होते हैं। अब बात आती है हमारी ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये हमारे तीसरे टाइप के प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट। पहला वाला जो था
क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये किसी मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और ये फाइनली ये भी हमारे 3 तरह के होते हैं, ए बी सी, ये 3 तरह के हमारे होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलायोप्लास्ट, तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करता है। और एलायोप्लास्ट ये लिपिड, फैट, ऑयल इनको स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट को जब स्टोर करता है तो पोटैटो में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पोटैटो में हमारा कार्बोहाइड्रेट होते हैं बहुत ज्यादा। अब एलायोप्लास्ट, लायो का मतलब क्या आप याद रखोगे? भल्ला में क्या प्रेजेंट है भैया? भल्ला में क्या प्रेजेंट है? ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये फैट और ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह आप वो बना सकते हैं अपनी लिंक, एलायो फैट, ऑयल, फैट को स्टोर कर रहा है। और एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के प्लास्टिड हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये प्रोटीन अलग अलग हमारे प्लास्टिड स्टोर करते हैं। तो 3 तरह के प्लास्टिड थे हमारे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।